एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो 62 पेज की आप पीडीएफ देख रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको लास्ट तक फॉलो करना है, ठीक है। इसको लास्ट तक फॉलो करना है। अब इसके महत्व के बारे में मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, और इसके महत्व के बारे में मैं नहीं बल्कि आप स्वयं बताएंगे कि वाकई में यह पीडीएफ बहुत ही मस्त थी और जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इसके बारे में आप खुद एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा कि जब आप पेपर देकर आएंगे, ठीक है, जब आप पेपर देकर आइएगा तो पीडीएफ नंबर क्लास नंबर याद रखिएगा। पेपर देकर जब आप आएंगे तो उसके बाद आप इसको रिव्यू करेंगे, खुद में खुद आपको पता चलेगा कि वाकई में बहुत अच्छी क्लास थी, ठीक है, और आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यदि आप यूपी टेट इसी वर्ष आपको क्वालिफाई करना है तो थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि बात करते हैं कि मैंने आपके लिए 2 क्लासेस प्रोवाइड किया है ज्योग्राफी के। इसमें भले ही एसएससी जीडी लिखा हुआ है, एसएससी जीडी वालों के लिए है, लेकिन आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये दोनों क्लास आप कम से कम एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 2 बार तो आप देख ही लीजिए। 2 बार यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ज़रूर कर ले जाएंगे। देखिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का कारण ये है मेरे साथियों कि इसमें मैंने जो जितनी भी सारी चीज़ें ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ें हैं उसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। इतना ही नहीं बल्कि सारा कुछ मैंने मैप के माध्यम से भी समझाया है। और साथ ही साथ इन क्लासेस को यदि आपने एक बार देख लिया है तो कम से कम आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम देने जाने से पहले कम से कम 1-2 बार और देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 2-4 क्लासेज मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अच्छी क्लासेज प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अभी साइकोलॉजी की कम क्लासेज हुई है, साइकोलॉजी की मैं बहुत जल्द ही सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस बशर्ते आपको एक काम करना पड़ेगा कि थोड़ा से लोगों को भी शेयर वेयर कर दिया करें, ठीक है। आप लोगों से बोला जाता है लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है। हमारे ऑफलाइन के बच्चे तो कभी नहीं, हमारे ऑफलाइन के छात्र जो हैं वो तो करते ही नहीं है जल्दी से, ठीक है। वो इसलिए नहीं करते हैं कि कुछ छात्र कहते हैं कि सर यदि आप आगे बढ़ जाएंगे तो तो फिर मेरा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि सर मैं इसलिए नहीं शेयर करता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो फिर मेरा ध्यान नहीं देंगे आप, ठीक है। देखिए, ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा सभी का ध्यान देता हूँ, आज भी देता हूँ और हमेशा देता रहूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक तरीके से आप चिंता ना करें, हम खुद ही चिंतित हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले पॉइंट पर। देखिए, पहली बातें कही जा रही है कि एक बड़ा हाथी पहली बातें कही जा रही है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। देखिए, पहला ही पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में कम से कम 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। दूसरी विशेषता इसकी ये है मेरे साथियों, दूसरी विशेषता ये है कि कम से कम एक दिन में 2 से 4 ही घंटे सोता है। देखिए, देखा जाए तो हाथी जो होता है कम से कम एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं तो कानों को हिलाकर अपनी हवा करके पंखे का काम करता है। देखिए, एक कानों को हिलाता है या हिलाते हैं, और इसलिए हिलाते हैं ताकि जो एक तरीके से इनके पंखे का काम करे, इनको गर्मी वगैरह न लगे या कोई इनको दिक्कत ना हो एक तरीके से, इसलिए कानों को इसलिए हिलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। देखिए, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि हाथियों के झुंड में देखा जाए तो झुंड में केवल और केवल हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, और नेक्स्ट बात करते हैं कि हथनी, अगर झुंड के नेता की बात करते हैं तो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होगी वो पूरे झुंड की नेता होगी, ठीक है। तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि हाथियों की नेता की बात करते हैं कौन होती है, तो जो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होगी पूरे झुंड की नेता होगी। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो झुंड की बात करते हैं, एक मिनट साथियों थोड़ा से। नेक्स्ट बात करते हैं तो झुंड की बात करते हैं तो कम से कम 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
एक झुंड में देखा जाए तो कम से कम 10 से 12 हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि हाथी 14 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक ही इस झुंड में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हाथी होते हैं केवल और केवल 14 से लेकर 15 वर्ष तक इस झुंड में रहते हैं, और फिर क्या होता है कि वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि एक हाथी जो होती है, एक हाथी एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वज़न जो होता है 200 किलोग्राम का होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक 3 महीने के हाथी की बात करते हैं तो उसके बच्चे का वज़न कितना होता है, कम से कम 200 किलोग्राम का होता है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो पहली बातें हमने सीखा कि एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। दूसरी विशेषता हमने देखा कि कम से कम 2 से 4 घंटे सोते हैं ये। और तीसरी बातें हमने देखा कि कानों को हिलाकर ये क्या करते हैं, अपनी हवा करके पंखे का काम करते हैं। ठीक है, या इनके कान जो होते हैं वो पंखे का काम करते हैं। और झुंड में देखा जाए तो केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, झुंड में केवल और केवल हथिनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करते हैं जो झुंड की नेता होती है वो सबसे बुजुर्ग जो हथनी होगी वही झुंड की नेता होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि 10 से 12 हथनियाँ एक झुंड में रहते हैं और बच्चे रहते हैं। लेकिन एक मुख्य विशेषता ध्यान रखिएगा, 14 से 15 वर्ष तक ही जो हाथी होते हैं वे झुंड में रहते हैं, नहीं तो वे अकेला रहने लगते हैं और झुंड को छोड़ देते हैं। दूसरी बात करते हैं, एक बच्चे की बात करते हैं, हाथी के एक 3 महीने के बच्चे की बात करते हैं तो कम से कम 200 किलोग्राम का होता है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि राजस्थान के जोधपुर में बिश्नोई लोग क्या करते हैं कि पेड़ों एवं जानवरों की रक्षा करते हैं। तो कई बार एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में बिश्नोई लोग क्या करते हैं, तो वे पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, या वे किसकी रक्षा करते हैं, तो पेड़ों की रक्षा करते हैं और जानवरों की रक्षा करते हैं। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान की बात कर लेते हैं। देखिए, पर्यावरण से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, तो इसके तहत क्या किया गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के रूप में कुछ विशिष्ट प्रावधान कर दिए गए। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से क्या किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या किया गया, नीति निर्देशक तत्व में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए और साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य में भी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए। जैसे कि बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 48 जोड़ दिया गया, जिसमें राज्य पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या करेगा, सतत प्रयास करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A में क्या जोड़ा गया, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि में देखा जाए तो 17A में वन जोड़ा गया है और 17B में देखा जाए तो वन्य जीव और पक्षियों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। यानी कि जो एक तरीके से पर्यावरण संबंधी कुछ भी कार्य किया जाएगा तो उस समवर्ती सूची का विषय है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पर्यावरण से संबंधी है या वन से संबंधित है, ठीक है, तो एक किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से क्या किया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48A जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया, 51A जोड़ा गया, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। और 7वीं अनुसूची के तहत देखा जाए तो वन और वन्य जीव संबंधी जो संरक्षण की बात की जाती है वो समवर्ती सूची का विषय है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, सारे देखते चलिए और बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपको क्लास बेहतर लगती जा रही है तो आप सभी लोग क्या करिए, कमेंट ज़रूर करते चलिए और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दें और दूसरों को भी शेयर कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं, खेजड़ी रेगिस्तान की बात करते हैं।
सॉरी खेजड़ी की बात करते हैं, तो खेजड़ी जो है रेगिस्तान के इलाके में पाए जाने वाला पेड़ है। तो ध्यान रखिएगा, खेजड़ी जो है ये रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक पेड़ है, और इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो खेजड़ी की मुख्य विशेषता ये है, कि इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और इस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है, तथा इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि खेजड़ी के पेड़ से क्या होता है, खेजड़ी के पेड़ की छाल से क्या होता है, दवा बनाई जाती है, और पेड़ की फलियों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पेड़ की जो फलियां होती हैं उसकी सब्जियां भी बनाई जाती हैं, और इतना ही नहीं, इसकी पत्तियों को जानवर भी खाते हैं, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो हमने खेजड़ी के बारे में देखा कि खेजड़ी क्या है, कि रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक पेड़ है। दूसरी बातें हमने आपको बताया कि इसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसके लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, और इस पेड़ की छाल से क्या होता है, दवा बनाई जाती है। और इतना ही नहीं, इस पेड़ की फलियों की सब्जियों इस पेड़ की फलियों से क्या होता है, सब्जियां भी बनाई जाती हैं, और साथ ही साथ पत्तियां जो होती हैं जानवर भी खाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियाँ को अंडा देने का समय होता है। तो ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक में, देखिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, अब देखो दिसंबर आने वाला है, ठीक है, 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद दिसंबर ही आ जाएगा। तो इस समय देखा जाए तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अंडे देती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अंडा देती हैं, क्योंकि इस समय उनका समय होता है अंडा देने का। दूसरी बात करते हैं, यही समय है जो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। तो यही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर तक में ही, यही एक अच्छा समय होता है जब हमें मधुमक्खी पालन करना है, तो हमें इसी समय कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं। ध्यान रखिएगा, लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं, तथा लीची के फूल जो होते हैं मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। देखिए जो लीची के फूल होते हैं वे क्या करते हैं, मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरी बातें ध्यान रखिएगा, लीची के जो फूल होते हैं वे कब खिलते हैं, फरवरी माह में खिलते हैं। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जिग्सा का खेल जो होता है, किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो जिग्सा नामक एक खेल होता है जिसमें चित्र होते हैं, उन चित्रों के टुकड़ों को क्या किया जाता है, उनको मिलाया जाता है, और मिलाने में काफ़ी ज़्यादा माइंड लगता है। ठीक है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर की बात करते हैं। तो ये कहाँ के थे, इंदौर मध्य प्रदेश के। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश के थे, और इनकी मुख्य विशेषता ये है कि ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। ठीक है, तो मशहूर कलाकार जिनका नेम था विष्णु चिंचालकर की बात करते हैं। तो ये इंदौर यानी मध्य प्रदेश के थे, और इनकी मुख्य विशेषता ये है कि ये क्या करते थे, सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा कलाकार रहे होंगे। ठीक है, तो विष्णु चिंचालकर की बात करते हैं, तो ये क्या करते थे, सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हांगकांग में देखा जाए तो सांप को लोग खाते हैं, और कश्मीर में देखा जाए तो मछली को, और केरल में देखा जाए तो एक तरीके से नारियल करी व टैपियोका यहाँ का प्रमुख व्यंजन है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो हांगकांग में देखा जाए तो यहाँ का प्रमुख व्यंजन क्या है, सांप है। कश्मीर में देखा जाए तो मछली है, और केरल में देखा जाए तो नारियल करी व टैपियोका प्रमुख व्यंजन है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, पक्षियों के पंख उड़ने में उनकी मदद करते हैं। काफ़ी बार लोग पूछते हैं, या कई बार हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि
कि जो पंख पक्षियों क्यों उड़ते हैं, ठीक है, और पंख उनकी क्या मदद करते हैं, तो पंख उनके उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। तो उनके शरीर को गर्म रखने में भी मदद रखते हैं पंख, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। दोनों विशेषताएं। तो पहली विशेषता ये है कि पक्षियों के बारे में कि उनके जो पंख होते हैं वे उनके उड़ने में मदद करते हैं, और इतना ही नहीं, साथ ही साथ शरीर को गर्म रखने में भी उनकी मदद करते हैं। सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेल लिपि की बात करते हैं। तो ब्रेल लिपि की बात करते हैं तो इसका आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था, जो फ्रांस के थे। तो लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था, जो फ्रांस के थे। और यहाँ पर देखा जाए तो यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है। यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं असम में देखा जाए तो असम में देखा जाए तो घर जो होता है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि असम में देखा जाए तो जब जो ज़मीन होती है, ज़मीन से घर जो होता है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर नहीं बता पाते हैं तो आने वाली क्लास में मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय साथियों, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। रानी चींटियाँ जो होती हैं अंडे देती हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, जो रानी चींटियाँ होती हैं वे अंडे देती हैं, और जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वो बिल का ध्यान रखती है। देखिए चींटियों में भी देखिए कितना अच्छी बातें हैं, ठीक है। आप देखिए कि एक तरीके से चींटियों में भी कितनी नैतिकता है, लेकिन इतना देखा जाए तो अगर आदमियों में देखा जाए तो इतनी नैतिकता आप नहीं पाएंगे, ठीक है। जितना आप जानवरों में देख लेंगे ना नैतिकता, उतना आप एक तरीके से देखेंगे तो मनुष्यों में वो नैतिकता आपको देखने नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए ये सत्य बातें हैं, ठीक है, सत्य झुठलाया नहीं जा सकता है। देखिए बात करते हैं रानी चींटी जो होती हैं वो अंडे देती हैं, और इतना ही नहीं, जो सिपाही चींटियां होती हैं वे बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली जो चींटियां होती हैं वे बाहर जाकर भोजन का तलाश करती हैं और बिल तक लाती हैं, ठीक है। देखिए जो रानी चींटियां होती हैं वे अंडे देती हैं, और जो सिपाही चींटियां होती हैं वे बिल का ध्यान रखती हैं, और जो काम करने वाले तीसरी बात ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, जो तीसरी प्रकार की चींटियां होती हैं, वे तीसरी जो होती हैं एक तरीके से उनके समूह की, वे काम करने वाली चींटियां होती हैं, और जिनका काम क्या होता है? भोजन को ढूंढना और ढूंढकर बिल तक पहुंचाना। आपने देखा होगा इन चीज़ों को, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप कहीं जाइए जंगल वगैरह में, वहाँ आप देखिए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रानी चींटियों के बारे में याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी चींटियां एक तरीके से अंडे देती हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपका रानी, सिपाही, काम करने वाली और तमाम प्रकार के ऑप्शन डाल ही देता है, ठीक है, डाल ही देते हैं। तो यदि आपको पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रानी चींटियों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, केरल की बात करते हैं। देखिए केरल की बात करते हैं तो केरल की भाषा जो है वो मलयालम है। तो केरल की भाषा क्या है? मलयालम है। और मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। देखो बड़ी बहन को वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। और अम्मूमा जो है, अम्मूमा अपनी माँ की माँ को कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ जो है माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? माँ की बड़ी बहन। देखिए जैसे हमारी माँ है और उनकी बड़ी बहन की, ठीक है, जैसे हम मौसी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी माँ है, हमारी माँ की बहन को हम क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? वलियम्मा कहा जाता है, ठीक है। शायद मुझे यही लगता रहा है, बाकी आपको जो लगेगा आप देख लीजिएगा एक बार इसको रोक कर। दूसरी बात करते हैं, जो अम्मूमा है वो अपनी माँ की माँ को कहा जाता है, जिसे हम नानी कहते हैं। तो नानी को हम क्या कहते हैं? हम अपने माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। और मलयालम भाषा में उसे क्या कहा जाता है? अम्मूमा कहा जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग अपना तर्क लगाइएगा जो भी लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ढोकला की बात करते हैं। तो गुजरात का विशेष है, गुजरात का प्रमुख है। तो ढोकला खाना कहाँ का प्रमुख है? तो गुजरात का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कोंकणी जो है गोवा की भाषा है। और मराठी जो है महाराष्ट्र की भाषा है। और कन्नड़ जो है कर्नाटक की भाषा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोंकणी भाषा कहाँ की है? गोवा की है।
और मराठी भाषा कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। और कन्नड़ भाषा कहाँ की है, कर्नाटक की है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फेरी। फेरी की बात करते हैं तो केरल में प्रयोग होने वाली नाव है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार ये छोटा सा प्रश्न पूछ लेता है। वैसे इस तरह के प्रश्न सीटेट में पूछता है। मान लीजिए यूपी टेट में भी, अब से यूपी टेट क्या कर रहा है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो सीटेट की चीज़ों को कॉपी करता है अब। ठीक है, कुछ नहीं करता। देखिए यूपी टेट वाले बड़ा ही नक्कारे व्यक्ति हैं, मैं क्या कहूँ इन सबको। ये लोग क्या करते हैं कि दो चार प्रश्न कभी कभी गलत बना देते हैं, या तो कभी कभी क्या करते हैं, किसी दूसरे राज्य के क्वेश्चन को क्या करते हैं, पिकअप करके अपने राज्य में डाल देते हैं। ठीक है, तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है, फिर बोलता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया था, इस बार सिलेबस से बाहर आ गया था। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो लोग बनाते हैं ना, ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, लेकिन अब उन्हें क्या कहा जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह कैंप लगाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह जो है कैंप लगाता है, और इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियां जो होती हैं, शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद किया जाता है। ठीक है, तो इस कैंप के माध्यम से क्या होता है, कम उम्र की लड़कियां, जिनका जो लड़कियां एक तरीके से 18 वर्ष और 21 वर्ष से भी कम, एक तरीके से कह सकते हैं, तो उनकी शादी हो गई है, तो फिर से उन्हें क्या किया जाता है, स्कूल भेजा जाता है। ठीक है, इस कैंप के माध्यम से। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपके एग्जाम में हो सकता है इस तरह से प्रश्न पूछ ले कि आंध्र प्रदेश में लोगों का एक कैंप लगाया जाता है। ठीक है, और क्यों लगाया जाता है उस कैंप में, या कम उम्र की लड़कियों की शादी करने के लिए, या उन्हें स्कूल भेजने के लिए ऑप्शन डाल सकता है। ठीक है, या दोनों करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह का कैंप लगाया जाता है, लगता है, उस कैंप के माध्यम से क्या होता है, शादीशुदा की लड़कियों को क्या किया जाता है, जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं, कम उम्र में उनकी शादी हो जाती हैं, उन्हें फिर से स्कूल भेजा जाता है, या एक तरीके से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कबड्डी को चेड्डू, गुड हु टू डू, ठीक है, किड आदि के नाम से जाना जाता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की बात करते हैं। भैया सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, बल्कि यूपी टेट वाले ही नहीं, बल्कि सी टेट वाले भी इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यूपी टेट सी टेट दोनों ही पूछ लेते हैं भैया कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर हैं, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इनकी विशेषता ये है कि ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और नेक्स्ट बातें करते हैं, ये क्या करती हैं, एक बार में कम से कम 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। तो इनकी मुख्य विशेषता ये है दोस्तों कि कम से कम एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। ठीक है, और इन्होंने भारत को अभी तक देखा जाए तो भारत के बाहर 19 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो यानी कि भारत को कम से कम इन्होंने 19 मेडल जीत कर दिए हैं, ये बड़ी गर्व की बात है। तो आप ध्यान रखिएगा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है। ठीक है, कुछ लोगों का रिवीजन हो रहा है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, और जो हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ते हैं गूगल मीट ऐप पर, उनको भी हमने पढ़ा दिया है। तो कुछ लोगों का रिवीजन हो रहा है, और जो हमारे नए छात्र हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है हमसे, उनका अगर वे पढ़े हैं तो उनका रिवीजन हो रहा है, नहीं तो वे फिर से वे पहली बार जान रहे हैं। तो बिल्कुल चिंता न करें, सारा कुछ मैं करवा दूंगा। बिल्कुल आप क्लास को लास्ट तक फॉलो करते चलिए बस। चलिए देखिए, बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं। तो यह बिहार से संबंधित है, और बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला भी है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला भी है। और त्यौहार और खुशी के मौक़ों पर देखा जाए तो वहाँ पर क्या किया जाता है, घर की दीवारों पर और आंगन में इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, कि मधुबनी डिज़ाइन, देखिए इसमें काफ़ी चित्र बनाए जाते हैं ठीक ठाक। और दूसरी बात करते हैं, मधुबनी डिज़ाइन जो होता है वो पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो मधुबनी डिज़ाइन जो होती है वो पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, और इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज ज़िला इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, परफ्यूम जो आप लगाते हैं, ठीक है, जब आप शादी विवाह में जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कन्नौज ज़िला जो है इत्र के लिए जाना जाता है।
और इत्र जो है फूलों का शुद्ध अर्क होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला को। तो अगर आपको परफ्यूम खरीदना हो तो आप चले जाइएगा कन्नौज, और वहाँ पर आपको सस्ता भी मिल जाएगा और अच्छा वाला भी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी और बनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और केरल में क्या किया जाता है, केरल में केले के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो केरल में बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग भी बना कर लाइएगा, किसी दिन बना लीजिएगा, देखते हैं कैसे लगती है भाई। तो केरल में क्या किया जाता है, केले के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि गुलदावरी की बात करते हैं। गुलदावरी जो है जीनिया फूलों के रंग में भी बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि गुलदावरी जो है जीनिया के फूलों के रंग से बनाए जाते हैं, और उन रंगों के कपड़ों में भी रंगे जाते हैं। ठीक है, तो उन रंगों के कपड़े भी रंगे जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो गुलदावरी जो है जीनिया के फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे रंग बनाए जाते हैं, और इन रंगों को क्या किया जाता है, कपड़े भी इन रंगों से क्या होता है, कपड़े को रंगे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके एग्जाम में पूछा जाता है यूपी टेट में। ठीक है, कि मिट्टी में क्या होता है, गोबर मिलाया जाता है, और गोबर को मिलाकर लीपा जाता है, तो उससे क्या होता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, मिट्टी में क्या किया जाता है, जब गोबर मिलाकर उसको लीपा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा पुराने समय में कच्चे घर हुआ करते थे, तो काफ़ी अच्छा सुंदर और सुशील तरीके से लोग क्या करते थे, घर की पुताई करते थे। तो मिट्टी भी लेते थे और उस मिट्टी में गोबर भी डाल देते थे। ठीक है, तो उसके पीछे का कारण ही है ताकि वहाँ उसमें कीड़े ना लगें। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता था कि मिट्टी में गोबर को मिला दिया जाता, तब उसकी लिपाई की जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, सोहना की बात करते हैं। तो सोहना एक गांव है जो कि हरियाणा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर गीजू भाई के बारे में कभी पूछा जाता है, एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, गीजू भाई के बारे में जो चर्चा की गई है वो एनसीईआरटी में चर्चा की गई है, इसलिए इनका नेम लिया गया है क्योंकि एनसीईआरटी में चर्चा की गई है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ही ले कि गीजू भाई कौन थे। तो गीजू भाई गुजरात के थे। वे क्या करते थे, बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ और किस्से और पत्र वगैरह लिखते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, कलचिड़ी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो कलचिड़ी की बात करते हैं, कलचिड़ी जो है एक पक्षी है, और कलचिड़ी पक्षी को क्या कहा जाता है, इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। तो कलचिड़ी जो है एक पक्षी है, और इस पक्षी को इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी लोग इस प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, उन्हें नहीं पता होता है। तो इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है किसे, कलचिड़ी पक्षी को। नेक्स्ट बात करते हैं, कौवा की बात कर लेते हैं भैया, कौवा भी पूछा जाता है। तो कौवा जो है ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और जबकि फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मेहंदी होती है उसके एक तरह के मेड़ में क्या करती है, घोंसला बनाता है फाख्ता नामक पक्षी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो कौवा की विशेषता यह है कि ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, और ठीक है, और फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों में क्या करता है, कांटों में क्या करता है, घोंसला बनाता है, या मेहंदी के मेड़ में भी घोंसला बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते हैं और पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडा देते हैं। तो भैया इनको भी याद रखिएगा, बसंत गौरी को भी याद रखिएगा कि बसंत गौरी जो है गर्मियों में टुक टुक करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, गर्मियों में टुक टुक करते हैं और पेड़ के तनों में छेद बनाकर क्या करते हैं, उसी में अंडा रखते हैं। तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शक्कर खोरा की बात करते हैं। तो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, शक्कर खोरा के बारे में याद रखिएगा कि किसी छोटे पेड़ पे क्या करता है या झाड़ियों की डाली पर क्या करता है, अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये देखिए, इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाएं, आप सोचिए, ये 3 से 4 के एनसीईआरटी में है। ठीक है, या 5 तक के एनसीईआरटी आप कह सकते हैं।
अब इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सर ये बाहर से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो दरअसल आप लोगों को पता नहीं है, आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि बाहर से प्रश्न पूछा गया। तो एक बार आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा, जब आपके पास कभी मौका लगे या आपको कभी मौका मिले तो एनसीईआरटी आप पढ़िएगा 5 तक या 8 तक, तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में जो सीटेट ने प्रश्न पूछा था यहीं से उठाकर प्रश्न पूछा था एनवायरनमेंट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नर वीवर की बात करते हैं। तो एक क्या, नर वीवर जो होते हैं पक्षी एक घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर क्या करते हैं, मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं और जो सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे देते हैं। देखिए भैया एक घर ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से घर ही है, मान लीजिए कोई किसी ने कहा कि आप बना दीजिए 10-12 घर, उसमें से जो अच्छा घर हमें लगेगा उसी को हम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह इसमें पक्षी में देखिए जो नर वीवर नामक का पक्षी होता है, तो नर वीवर पक्षी जो होता है वो क्या करता है, घोंसले बनाता है, और जो मादा पक्षी होता है उन सभी घोंसलों को क्या करता है, देखती है, उन सभी घोंसले को क्या करती है, देखती है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए उसकी पत्नी है, उसमें जो सबसे अच्छा लगता है उसी में वो क्या करती है, अंडे देती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए ऐसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, ठीक है। कोई भी छात्र इस बात को बुरा नहीं मानेगा सर ने ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग किया। चलिए गाय के आगे की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। तो गाय के आगे के दांत जो होते हैं वे पत्ते काटने के लिए होते हैं और तथा छोटे भी होते हैं। तो गाय के जो आगे का दांत होता है वे क्या करते हैं, पत्ते काटते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गाय के आगे के दांत क्या करते हैं, पत्ते को काटते हैं, और इनकी दूसरी विशेषता है छोटे भी होते हैं। और घास जो चबाते हैं लोग, ठीक है, जो गाय जो होती हैं ये घास जब चबाती हैं तो घास चबाने के लिए पीछे के दांत इनके प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो घास चबाने के लिए क्या करते हैं, पीछे के दांत का प्रयोग करते हैं जो चपटे और बड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, घास चबाने के लिए गाय क्या करती है, अपने पीछे के दांत का प्रयोग करते हैं जो चपटे और बड़े होते हैं। और गाय जो होती है, और गाय की दूसरी विशेषता हमने आपको, या पहली विशेषता हमने आपको क्या बताया, अगर इन्हें पत्ते खाना होता है तो ये क्या करते हैं कि आगे के दांत का प्रयोग करती हैं, ठीक है, और जो कि छोटे भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सांप जो होता है, देखिए सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, पहली विशेषता, इसको ध्यान रखिएगा, समझिएगा इसको। देखिए सांप के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, और वह अपने शरीर को चबा कर नहीं खाता, लेकिन वह अपने शरीर को क्या करता है, चबा कर नहीं खाता है, बल्कि पूरा निगल जाता है। देखिए आप ध्यान, शरीर कह रहा हूँ, शिकार, ध्यान रखिएगा, दोस्तों। देखिए सांप की विशेषता ये है कि सांप क्या करता है, सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, लेकिन अपने शिकार को क्या करता है, चबाता वाता नहीं है, सीधा ही निकल जाता है, सीधा ही पेट में उसके चला जाता है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा तो ये एक तरीके से चूहा खाते हैं, जब चूहा खाता है तो कभी आपने देखा होगा तो चूहा सीधा बिल्कुल अगर चबा कर खाता तो आप उसके पेट को देखिएगा, कभी आप देखिएगा कि सांप अगर किसी चीज़ को खाया हुआ है तो वहाँ पर उसके पेट में वो दिखता रहता है क्या चीज़ें खाया हुआ है, मतलब इतना नहीं दिखता है कि पूरी तरीके से वास्तविक रूप से, लेकिन व्यक्ति अनुमान लगा लेते हैं कि इसने सांप खाया है या मेढक को खाया है, ठीक है। तो क्योंकि ये निगल जाता है तो सीधे निगल जाएगा, तो इसके पेट में सामने, और इस इतने बड़ा पेट भी नहीं होता है भारी भरकम कि इसके पेट में जाएगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है। इसका पेट भी छोटा होता है और दिखने लगता है कि क्या खाया हुआ इसने। नेक्स्ट बात करते हैं गिलहरी के दांत, भैया इसको ज़रूर याद करके जाइएगा, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और इसलिए गिलहरी क्या करती है, अपने दांतों से कुछ ना कुछ कतरती रहती है, और नर के दांत हमेशा घिसते रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए चूहा भी इसीलिए हमेशा कुतरते रहते हैं कि उनके दांत ना बढ़ें, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप गिलहरी ही लगाइएगा, क्योंकि गिलहरी को एक तरीके से आयोग ने सही माना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भीमा संघ की बात करते हैं। भीमा संघ कर्नाटक के होलकुंडी गांव से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के पॉइंट हैं सारे, ठीक है, मैंने कहीं और से नहीं लिया है, नहीं सोचो कि आप कहीं और से हमने ले लिया ये सब गांव वगैरह। तो भीमा संघ जो है एक तरीके से कर्नाटक के होलगुंडी गांव से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, घास की जड़ें जो होती हैं बेहद मजबूत होती हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि घास की जड़ें मजबूत होती हैं, कमज़ोर होती हैं, मजबूत और कमज़ोर दोनों होती हैं। तो इस तरह के प्रश्न, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न पूछ लेता है, फिर आपका दिमाग वहाँ काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आप देखते हैं कि कभी आपने घास अगर निकाला होगा तो वो उखड़ गया होगा जल्दी, तो आप फिर लगा देंगे कि बिल्कुल कमज़ोर होता है, तुरंत
आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कमज़ोर होता है, ठीक है। जिस व्यक्ति ने कभी घास निकालने का प्रयास किया होगा, उखाड़ने का प्रयास किया होगा, ठीक है, अगर वो नहीं उखाड़ पाया होगा तो उसको पता चल जाएगा अच्छा ये मजबूत होती है, तो मजबूत पे लगा लेगा, ठीक है। आप अपना ट्रिक लगाएंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा, हो सकता है कि आप तुक्का मारें तब भी गलत हो जाए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपने देखा होगा, चलिए इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा से। आपने देखा होगा जो हाईवेज बनते हैं, हाईवेज के बगल बगल आप देखिए तो क्या किया जाता है, घासों को लगा दिया जाता है ताकि मृदा अपरदन ना हो, और बारिश की वजह से मृदा अपरदन ना हो। अगर मृदा अपरदन ना हो, अगर मृदा अपरदन होगी तो घास क्या होता है, मिट्टियों का कटाव होगा, मतलब मिट्टियाँ कटेंगी तो इससे सड़क ध्वस्त हो सकती हैं। इसीलिए हाईवेज के बगल घासों को लगाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बरगद के पेड़ की लटकन जो होती है उनके जड़ें तक होती हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि बरगद के पेड़ की लटकन की बात करते हैं तो उनके जड़ें होती हैं, ठीक है, और उनको सहारा देती हैं। और टहनियों से बात करते हैं तो उनकी जड़ें जो होती हैं निकलती हैं, तो ध्यान रखिएगा टहनियों से उनकी जड़ें निकलती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो बरगद के पेड़ की लटकन जो होती हैं उनके जड़ें होती हैं, उनको सहारा देती हैं, और टहनियों से क्या होता है, टहनियों से क्या होता है, उनकी जड़ें निकलती हैं, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। वैसे यहाँ तक हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रेगिस्तानी ओक की बात करते हैं। ये पूछा जाता है रेगिस्तानी ओक है क्या, तो रेगिस्तानी ओक जो है एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि पत्तियाँ, ये वृक्ष होता है एक तरीके से, इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, और इनके तनों में देखा जाए तो पानी जमा होता है। देखिए रेगिस्तानी ओक की विशेषता ये है कि इनके तनों में क्या होता है, पानी जमा होता है, और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ जो रहते हैं लोग वे क्या करते हैं, पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उन्हें प्यास वगैरह लगती है तो वे क्या करते हैं, रेगिस्तानी ओक से क्या करते हैं, पाइप डालते हैं पतला सा, और उसमें से पानी निकाल लेते हैं और पी लेते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एक प्रकार का वृक्ष है। इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, या इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, और इसके तनों में क्या होता है कि पानी जमा होता है, और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के लोग क्या करते हैं, पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो माघ बिहू की बात करते हैं। माघ बिहू जो है 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो माघ बिहू जो है 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, और पहला दिन जो है उरुरका कहलाता है। तो पहला दिन उसे क्या कहा जाता है, उरुरका कहला जाता है। और इस दिन जो होता है अस्थायी शेड बनाते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं, और वे सामूहिक भोजन का आयोजन भी करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बोरा जो होता है असम में खाए जाने वाला चावलों की एक किस्म है, ठीक है। तो बोरा क्या है, असम में खाए जाने वाला चावलों का एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपा जैसे हो जाता है, ठीक है। और पकने के बाद क्या हो जाता है, एक तरीके से चिपचिपा जैसे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भात सुक्तो चावल रसे वाली सब्जियों को कहते हैं, ठीक है। तो भात सुक्तो जो होता है चावल और रसे वाली सब्जियों को कहते हैं भैया, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में कभी, तो कोई भी छात्र नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली, ठीक है, ये तो पूछा ही जाता है, इसके बारे में तो हमने पढ़ाया ही है। आंध्र प्रदेश के पोचपल्ली या पोचमपल्ली कस्बे के पास एक गांव है, और मुक्तापुर गांव, वहाँ ज़्यादा परिवार बुनकर हैं, ज़्यादा परिवार जो हैं बुनकर वाले हैं, और इसलिए वहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर बुनाई होती है, इसलिए पोचमपल्ली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा एक तरीके से प्रसिद्ध है। और पोचमपल्ली कहाँ का गांव है, एक तरीके से आंध्र प्रदेश का है, या आंध्र प्रदेश के कस्बे का पास एक गांव है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हमें यहीं पर स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है सारे छात्र भागने लगते हैं लास्ट होते होते। तो आप लोग देखने का प्रयास किया करें, जितनी जल्दी यदि आप भागेंगे तो फिर इस तरह, ठीक है, फिर आपको सी टेट क्वालीफाई करना है, यूपी टेट क्वालीफाई करना है, सुपर टेट क्वालीफाई करना, आपके पास संघर्ष बहुत लंबा है। आप ये मत सोचिए कि 1-2 दिन से आपका काम चलने वाला है, 2-4 दिन आप पढ़ लेंगे तो इससे आपका परीक्षा पास हो जाएगा और इससे आपको नौकरी मिल जाएगी। नहीं, आपका संघर्ष बहुत लंबा है दोस्तों, ठीक है। अध्यापक बनना मतलब कि एक आईएएस बनना इस तरह की हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपको क्या करना होगा,
कि आपको अपने आप को हमेशा एनर्जेटिक रखना होगा, ठीक है। हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए, किसी और की मोटिवेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। तो सेल्फ मोटिवेट रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप क्या करिए, दूसरों को भी शेयर करिए, दूसरों को भी बताइए कि शशि जीएस एकेडमी पर चलिए, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।